Dear student, present video topic is simultaneous linear differential equation. We shall discuss differential equations in which there is one independent variable and two or more than two dependent variables. And such type of differential equations are known as simultaneous linear differential equations. To solve such type of differential equations, we must have as many simultaneous equations as number of dependent variables. Let x and y be the two dependent variables, and t be the independent variable. Let us consider the simultaneous equations the simultaneous equations as f1 d of x plus f2 d of y is equal to t1. You may say it is equation number 1 and this t1 is function of t, and phi 1d operated on x plus phi 2d operated on y is equal to t2, that is also function of t. You may say it is equation number 2, where it should be noted that d stands for d by dt. Okay, and t1 comma t2 are functions of t. तो अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा गया कि हम लोग उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपसे कहा गया कि एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं लेकिन एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ x और y इन दोनों ही इक्वेशंस में डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, लेकिन चूंकि d मीन्स d बाई डी टी है तो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो दो लीनियर इक्वेशंस जब एक साथ हो गए तो इन्हें हम लोगों ने नाम दिया कि सच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस इज नोन एज साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब सवाल है कि साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्लास सेवन्थ में साइमल्टेनियस अलजेब्राइक इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते थे, प्रोसेस कुछ उससे मिलता जुलता ही है, कुछ उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या करते थे कि अगर दो लीनियर इक्वेशंस एक साथ दिए होते थे जिसे हम लोग साइमल्टेनियस अलजेब्राइक लीनियर इक्वेशन कहते थे, तो उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हुआ करते थे। उन डिफरेंट मेथड्स में आप याद करिए तो आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज करते थे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज करते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज करते थे। हो सकता है एक मेथड आपको और पढ़ाया गया हो, ग्राफिकल मेथड भी आपको आपके टीचर ने बता रखा हो।
तो डिफरेंट मेथड थे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर भी दो इक्वेशंस हमारे सामने हैं और जिसे हम मिला करके बोल रहे हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो अब हमारा टारगेट कुछ ऐसा ही होगा जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसके जैसा ही होना, तो सबसे पहले मान लीजिए हम टारगेटेड करते हैं कि हम एलिमिनेशन मेथड को अडॉप्ट करने जा रहे हैं। तो जब एलिमिनेशन मेथड को अडॉप्ट करेंगे तो अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली y को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 1 में phi2d से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में f2d से मल्टीप्लाई करके पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दे तो शायद हम आसानी से y को एलिमिनेट कर सकेंगे। तो कहा टू एलिमिनेट, प्रोसेस यही करने जा रहे हैं, लिख देते हैं टू एलिमिनेट y। ओके, ऑपरेटिंग on both sides of 1 by phi 2d and on both sides of 2 by f2d and subtracting पहले तो ऑपरेट कराया जाए। तो इसमें जब इस पर f2d से phi2d से ऑपरेट कराएंगे तो हो जाएगा f1d इंटू phi2d ऑपरेटेड ऑन x प्लस f2d इंटू phi2d ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू phi2d ऑपरेटेड ऑन t1। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा दूसरा इक्वेशन जो आ जाएगा, उसमें आपने कह रखा है कि f2d से मल्टीप्लाई करें, मतलब ऑपरेट कराएं, तो हो जाएगा f2d इंटू phi1d ऑपरेटेड ऑन x प्लस f2d इंटू phi2d ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू, फिर आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं f2d को ऑपरेट कराया किस पर, t2 पे, t1 और t2 बोथ आर फंक्शंस ऑफ t। और जब ये चीज़ हो गया तो आपने कहा था एलिमिनेटिंग, तो एलिमिनेट करने के लिए पहले में से दूसरे को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब ऐसे कुछ आप क्लास 7th में करते थे, तो 7th में ऐसा करते थे, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब y एलिमिनेट हो गया। रिजल्टिंग इक्वेशन क्या मिल रहा है वो देखा जाए। ये आपको मिल रहा है f1d इंटू phi2d और माइनस f2d इंटू phi1d ऑपरेटेड ऑन x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखिएगा, मिला आपको phi2d ऑपरेटेड ऑन t1 माइनस f2d ऑपरेटेड ऑन t2। ये हो गया। अब इसको अगर हम समझें तो यहाँ d मीन्स d बाई डी टी है और यहाँ x है वेरिएबल। तो इसका मतलब अब यहाँ सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल और सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, मतलब x फंक्शन ऑफ t हो गया। अगर x फंक्शन ऑफ t हो गया तो कुल मिला के अगर हम इस पूरे को f1d इंटू f2d माइनस f2d इंटू phi1d की f1d phi2d माइनस f2d इंटू phi1d, इस पूरे को अगर हम एक निकनेम दे दें कि fd, दीज आर फंक्शन ऑफ d, d स्टैंड फॉर d बाई डी टी। तो फंक्शन ऑफ d ऑपरेटेड ऑन x इज इक्वल टू हो जाएगा phi2d t1, द d बाई डी टी ऑपरेटेड ऑन t1, d बाई डी टी ऑपरेटेड ऑन t2। तो देखो फंक्शन ऑफ t ही आ रहा है, ये ऐसे t फंक्शन ऑफ t। अब देखेंगे यह आपका पहले जैसा इक्वेशन हो गया।
और इसमें यक्स इन टर्म्स ऑफ टी हो गया। इसका मतलब यह एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट भी बन सकता है, यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट भी हो सकता है, और इसको हम यूजुअल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब सीधे सीधे कहा, व्हिच इज ए लीनियर इक्वेशन इन x and t, okay, and it can be solved by the usual methods which we have discussed earlier। ओके, अब ये तो हो गया। यहाँ जो रिजल्ट आएगा वहाँ यक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल टी आएगी। अब जो यक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल टी मिलेगी उसको क्या करते थे हम। मान लीजिए इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते थे, वाई को एलिमिनेट कर ले तो यक्स की वैल्यू आ गई। अब यक्स की जो वैल्यू मिलती थी उसे किसी एक इक्वेशन में क्या करते थे, सब्स्टिट्यूट कर देते थे, और सब्स्टिट्यूट करके उस प्रॉब्लम का कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग फाइंड आउट कर लेते थे। तो ऐसे यहाँ भी यक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, और जब यक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी मिल जाएगी तो उस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करके वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यह कहा, substitute the obtained value of x in the equations either in equation 1 or in equation 2। okay, to get the value of y in terms of, तो अब एक आपके सामने ये हो गया कि यक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी निकल गई। यक्स की जो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी आई उसको इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके फिर प्रीवियस मेथड से उसको सॉल्व कर लिया गया यूजुअल मेथड से, तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी आई गई। इसका मतलब यहाँ पर दो रिजल्ट आने थे, एक यक्स इन टर्म्स ऑफ टी, दूसरा y इन टर्म्स ऑफ टी, और दोनों रिजल्ट हम लोगों को अब मिल चुके हैं। अब जब दोनों रिजल्ट मिल गए, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ सकता है कि पहले तो इन्होंने सॉल्व करने के लिए y को एलिमिनेट कर लिया और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t निकाल लिया, तो ऐसा हम नहीं कर सकते थे कि x को अब एलिमिनेट करके y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t निकाल लेते, हम क्यों सब्स्टिट्यूशन पे जाएं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, दोबारा भी एलिमिनेशन मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि एक बार एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कर लिया दूसरे बार फिर आप एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, फिर दोबारा भी एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई किया जा सकता है। अब एक एग्जाम्पल लेकर के थोड़ा सा हम और समझने की कोशिश करें। एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं कि कैसे हम सॉल्व, एक दो एग्जाम्पल लेकर के देख लिया जाए आज के टॉपिक में। कहा सॉल्व, इक्वेशन जो लिया वो है dx/dt इक्वल्स 3x + 2y एंड dy/dt इक्वल्स हो जाए है दिया गया है 5x + 3y। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अगर हम इनके सलूशन पर आते हैं तो अगर हम मान लें कि dy/dt को हम कैपिटल D मान लें,
तो जो ये इक्वेशंस हैं वो अब क्या हो जाएंगे वो देखा जाए। पहला नंबर, अगर डी बाई डी टी को हम कैपिटल डी मान लेंगे तो ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स इक्वल्स 3x प्लस 2y। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। डी बाई डी टी को कैपिटल डी कहते तो डी ऑफ वाई इक्वल्स हो गया 5x प्लस 3y। लेकिन हम लोगों का जो क्लास 7th में साइमल्टेनियस इक्वेशन लिखने का जो सिस्टम था उसमें पहले x आता था फिर y आता था। तो पहले हम x के कोफिशिएंट को एक साथ कर लेंगे और फिर y लिखेंगे। फिर ऐसे ही यहाँ पर x को पहले फिर y को बाद में। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो देखा जाए, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं d माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं -5x प्लस डी माइनस 3 ऑपरेटेड ऑन y इक्वल्स 0। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो ज़रा सा इसको पहले हम बेहतर ढंग से लिखें फिर हम बात करते हैं। ये लिखा नेक्स्ट, मतलब जो इक्वेशन बना उसको जब लिखा तो ये आ गया आपका डी माइनस 3 ऑपरेटेड ऑन x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन जो लिखा उसको लिख दिया -5x, एक्स के नीचे x लिख दिया, प्लस फिर प्लस लिख दिया, जो आया है वही लिख रहे हैं, d माइनस 3 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू 0। और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया आपका दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब समस्या है कि इसमें से हम अगर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं तो पहले मान लीजिए y को अगर हम एलिमिनेट करना चाहते हैं तो d माइनस 3 से इक्वेशन नंबर 1 में और 2 से इक्वेशन नंबर 2 में ऑपरेट कराएंगे। तो ऑपरेटिंग इक्वेशन 1 बाई d माइनस 3 एंड इक्वेशन 2 and multiplying equation 2 by 2। चलिए देखा जाए क्या मिलेगा। मल्टीप्लाई करने का, ऑपरेट कराने तैयार हैं आप। तो जब यहाँ आप d माइनस 3 से ऑपरेट करेंगे तो हो गया d माइनस 3 इंटू डी माइनस 3 ऑपरेटेड ऑन x प्लस 2 इंटू डी माइनस 3 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू 0। इतना आ गया आपका। ऐसे ही यहाँ जब आप लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में तो आएगा -10x प्लस 2 इंटू डी माइनस 3 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू 0। अब अगर इनको आप सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया। इसको ये हो जाएगा d माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 10 ऑपरेटेड ऑन x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। या इसको आप लिख सकते हैं d स्क्वायर -6d प्लस 9 प्लस 10, सॉरी हाँ प्लस 9 प्लस 10, कुल मिला के हो जाएगा प्लस 10, मतलब हो जाएगा 19 ऑपरेटेड ऑन x इज इक्वल टू 0 हो गया। अगर हम लोगों ने कहीं मिस्टेक नहीं किया है तो पहले में कहा था d माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है ये सही हो गया। और दूसरे में -5x था तो -5x रहने दिया। वो एक गड़बड़ी हम लोगों ने किया है, ये प्लस 2y जब लेफ्ट में आएगा तो ये हो जाएगा -2y, और ये आपका d माइनस 3y सही है, ठीक है, प्लस d माइनस 3y। तो ये थोड़ी सी एक गड़बड़ी होने से थोड़ा सा ये हो गया, माइनस हो गया।
माइनस कर दिया, ये भी क्या हो गया, माइनस हो गया। माइनस होगा तो हमको ऐड करना होगा, ऐड करना होगा तो ये हो जाएगा आपका -10 हो गया, और ये हो जाएगा, ये आपका ऐड करने पे कैंसिल हो गया। तो ये जो अब रिजल्ट आएगा ये हो जाएगा d² -6d + 9 - 10 + 9 - 10 दैट इज इक्वल टू -1 ऑपरेटेड ऑन x इक्वल्स हो गया 0। इसको हम लोगों ने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। तो अब यहाँ जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो m² -6m -1 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से आप सीधा लगा दे फैक्टर करने के लिए, तो माइनस भी मतलब हो गया 6 प्लस माइनस √b² मीन्स 36 -4ac हो गया +4/2a 2 हो गया। और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस माइनस, और 36 + 4 40 हो जाए, 40 को 4 × 10 लिख सकते हैं, 4 बार आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √10। तो जो रूट्स आया है वो अल्फ़ा प्लस माइनस रूट बीटा के फॉर्म था, इरेशनल रूट टाइप का आया है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लिखेंगे इरेशनल रूट्स के लिए वो आपको मालूम है, लिखेंगे C1 हाइपरबोलिक कोसाइन बीटा, बीटा की जगह है √10 × t प्लस C2 हाइपरबोलिक साइन बीटा √10 × t मल्टीप्लाइड बाई e⁻ अल्फ़ा मीन्स e⁻3t। इतना हो गया। अब ये आपको मिल गया, CF मिल गया। PI क्या होगा ये भी आप बता सकते हैं। PI लिखते हैं 1/d² -6d -1 ऑपरेटेड ऑन Q की जगह 0 है, ये 0 हो गया। कहा देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 3 इज x इक्वल्स C1 हाइपरबोलिक कोसाइन √10t प्लस C2 हाइपरबोलिक साइन √10t मल्टीप्लाइड बाई e⁻3t। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t आपको मिल चुकी है, तो आपको दूसरा तरीका बताया गया था कि या तो x की इस वैल्यू को आप इन दोनों ही इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो लग रहा है यहाँ से y आसानी से इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड आउट किया, 2y इक्वल्स हम लिख सकते हैं। तो कहा फ्रॉम इक्वेशन 1, या यहाँ से अब हम dx/dt रिक्वायरमेंट को देखते हुए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो dx/dt हो जाएगा आपका C1 √10 साइन हाइपरबोलिक √10t प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, कॉस हाइपरबोलिक आएगा, √10 कांस्टेंट है तो √10 × कॉस हाइपरबोलिक √10 × t फर्स्ट फंक्शन e⁻3t डेरिवेटिव ऑफ सेकंड हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन करेंगे तो हो जाएगा C1 हाइपरबोलिक कॉस √10t प्लस C2 हाइपरबोलिक साइन √10t इंटू e⁻3t का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 3e⁻3t हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो x हो गया और dx/dt हो गया। अब आपको अब यहाँ से कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखेंगे तो इक्वेशन 1 से आपको मिल रहा है 2y इक्वल्स, देख लें 2y इक्वल्स आपको मिलेगा dx/dt -3x। तो ये लिख देते हैं dx/dt -3x। अब यहाँ से हो जाएगा और 2y इक्वल्स dx/dt ऑलरेडी इक्वेशन 4 में निकाल चुके हैं, वो रख देते हैं C1 √10 इंटू हाइपरबोलिक साइन √10t प्लस C2 √10 इंटू हाइपरबोलिक कोसाइन √10t इंटू e⁻3t प्लस C1 हाइपरबोलिक कोसाइन √10t प्लस C2 हाइपरबोलिक साइन √10t मल्टीप्लाइड बाई 3e⁻3t प्लस -3x। x की वैल्यू आपने निकाल रखा है, x इक्वल्स आपको मिला हुआ इक्वेशन नंबर 3, तो जगह 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3C1 इंटू हाइपरबोलिक कोसाइन √10t
प्लस 3c2 माइनस हो जाएगा, -3c2 हाइपरबोलिक साइन √10t, इतना आ गया। फिर उसके बाद ऑल टोटल मल्टीप्लाइड विथ, अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस ही रहेगा, इंटू e⁻3t। देखेंगे e⁻3t, e⁻3t, e⁻3t पूरे में कॉमन हो जाएगा। ओके, नंबर 1। नंबर 2, जब आप सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे, हाइपरबोलिक साइन √10t यहाँ भी है, हाइपरबोलिक साइन √10t यहाँ भी है, हाइपरबोलिक साइन √10t यहाँ भी है। इनके कोफिशिएंट को एक साथ करेंगे तो यहाँ जो है √10 तो यहाँ हो जाएगा, हाइपरबोलिक c1√10 प्लस c2 जो भी आ रहा है ये हो जाएगा √10 इंटू c1 प्लस c2 3c2, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3c2 इंटू, ये कॉमन ले लिया, और इंटू हो जाएगा हाइपरबोलिक साइन √10t। ओके, ऐसे ही अब यहाँ है हाइपरबोलिक कोसाइन √10t, यहाँ भी है आपका हाइपरबोलिक कोसाइन √10t, और यहाँ भी है हाइपरबोलिक कोसाइन √10t। इनके कोफिशिएंट को एक साथ करेंगे तो यहाँ हाइपरबोलिक कोसाइन √10t का कोफिशिएंट है प्लस c2 √10, या 10 इंटू c2 कर देते हैं, √10 इंटू c2 कर दिया, प्लस यहाँ देखिएगा हाइपरबोलिक कोसाइन √10t में जो कोफिशिएंट हो रहा है प्लस 3c1 हो गया, फिर यहाँ जो हाइपरबोलिक कोसाइन √10t का कोफिशिएंट हो रहा है -3c1 हो गया। इनको सिंप्लीफाई कर लिया और उसके बाद -3c1, हाँ, e⁻3t पूरे में क्या हो गया, कॉमन हो गया। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या आपके पास √10, ये बचा, और ये कॉमन हो गया, यहाँ ले सकते हैं c1 हाइपरबोलिक साइन √10t प्लस दूसरा हो सकता है ये √10 कॉमन ले चुके हैं c2, और यहाँ देखिए जल्दीबाजी में हम लोगों ने हाइपरबोलिक कोसाइन लिखना छोड़ दिया, हाइपरबोलिक कोसाइन √10t, तो ये होगा c2 हाइपरबोलिक कोसाइन √10t, और ऑल टोटल मल्टीप्लाइड विथ e⁻3t। तो ये तो आपको मिला 2y, तो y इक्वल्स क्या होगा आसानी से बता सकते हैं, y इक्वल्स हो गया √10/2 इंटू c1 हाइपरबोलिक साइन √10t प्लस c2 हाइपरबोलिक कोसाइन √10t, ऑल टोटल मल्टीप्लाइड विथ e⁻3t। और इसको अब हम लोग कह सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 था और ये हो गया इक्वेशन नंबर 5 हो गया। तो 10 आपको जो x और y इन टर्म्स ऑफ t मिले, x इन टर्म्स ऑफ t दैट इज इक्वेशन नंबर 3, y इन टर्म्स ऑफ t दैट इज इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 3 एंड 5 गिव्स द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, मतलब रिक्वायर्ड सोल्यूशन अगर आपको लिखना है तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा पूरे प्रॉब्लम का, तो ऐसे एक साथ आप लिख दीजिए, x इक्वल्स हम लोगों को मिला हुआ था, x इक्वल्स इक्वेशन नंबर 3 c1 हाइपरबोलिक कोसाइन √10t मिला था प्लस c2 हाइपरबोलिक साइन √10t एंड ऑल टोटल मल्टीप्लाइड विथ e⁻3t, एक ये था। दूसरा y मिला आपको √10/2 इंटू, ये हो गया c1 हाइपरबोलिक साइन √10t प्लस c2 हाइपरबोलिक कोसाइन √10t इंटू e⁻3t। ये दोनों ही मिल करके हमारे प्रॉब्लम का क्या देते हैं, सलूशन देते हैं। तो एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ टी हमको मिल गया है। हाँ, कभी कभी जैसे हम लोग यहाँ जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ तो कैंसिल होगा, मान लीजिए c1 और यहाँ c2 बच जाता, ये 4c2 - 3c2 होता, तो 4c2 - 3c2 करते तो c2 आता, तो यह c1 + c2 होता, √10 c1 + c2, तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। तो ये जानते हुए हम यहाँ c3 लिख देते, यहाँ c4 लिख देते, जैसा भी होता है मतलब इस तरीके से हम लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिला है वह रिजल्ट एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ टी मिल गया। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन का साइमल्टेनियस सलूशन आपको मिल चुका है। तो इस तरीके से हम साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा आज का प्रेजेंट टॉपिक था। थैंक यू। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग